वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। गिवन ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपने आप को असेस भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी कि जो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं क्यों वो करेक्ट है या क्यों वो इनकरेक्ट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू हासदेव अरण्य रीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, it lies in the catchment area of the Hasdeo River in Chhattisgarh. Second, the Hasdeo River is a tributary of the Godavari River. Which of the above statements is or are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली, की फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट कि हासदेव अरण्य, अरण्य का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए इट मींस फॉरेस्ट। सो इट लाइज इन द कैचमेंट एरिया यानी कि अराउंड द रिवर एरिया ऑफ हासदेव रिवर इन द नॉर्थ सेंट्रल छत्तीसगढ़। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि जो हासदेव रिवर है ट्रिब्यूटरी महानदी रिवर की है, गोदावरी की नहीं। एंड महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ में ही ओरिजिनेट होती है और ओडिशा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एमएसपी भी कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज अ चाइनीज लेड पार्टनरशिप टू सिक्योर सप्लाई चेन्स ऑफ कोल एंड गोल्ड. Second, it aims to catalyze investment from governments and the private sector to develop strategic opportunities. Which of the statement given above is or are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कैसे कि ये एक चाइना नहीं यूएस लेड पार्टनरशिप है एंड यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, यूएस जो है अलोंग विद द मेंबर्स जो एमएसपी के हैं वो ये चाहते हैं कि जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर मिनरल्स को लेके वो कम कर दी जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि यूएस इसको लीड कर रहा है इस पार्टनरशिप को, चाइना नहीं, क्योंकि चाइना को ही हमने अलग करना है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट क्योंकि कैटलाइज करना चाहता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर कि वो डेवलप कर सके स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज। तो एमएसपी में अगर हम बात करें, भाई इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, इट मीन्स कि स्टिल हम चाइना को बॉयकॉट इंडिया फिलहाल नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल डिपेंडेंसीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with which of the following initiatives can be categorized as lifestyle for environment initiative? First, use of bicycles to go to the office. Second, turning off ACs, heaters and lights when not in use. Third, consuming green vegetables as much as possible. Select the correct answer using the codes given below. A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं तो लाइफ जो है एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने वो यूज किया था, दैट मींस लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, है ना, कि हम ऐसा हेल्दी एंड माइंडफुल लाइफस्टाइल अपना रखें ताकि जो एक्चुअल में यूटिलाइजेशन हो रही है ऑफ द रिसोर्सेज वो की जा सके इन अ बेटर वे, सस्टेनेबल वे, और जो वेस्टफुल कंजम्पशन है उसे रोका जा सके। सो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें यहाँ पे यूज ऑफ बाइसिकल्स टू गो टू द ऑफिस इज अ करेक्ट थिंग, कहना कि हम उस चीज के लिए सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं या एसीज को टर्न ऑफ कर सकते हैं, हीटर्स को, लाइट्स को व्हेन नॉट इन यूज। बट जब बात आती है कंज्यूमिंग ग्रीन वेजिटेबल्स एज मच एज पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी को जबरदस्ती से कह सके या अवॉइड कर सके इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स के, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। तो फूड वेस्टेज को जो है कम कर सकता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट से बाय 370 kgs पर ईयर, बट हाउएवर रिलाइंग जस्ट ऑन ग्रीन वेजिटेबल्स जो है एंड अवॉइडिंग फूड वेस्टेज जो है वो हेल्प नहीं करने वाली। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Commonwealth of Nations. First, any country can apply to be a member of the Commonwealth. Second, all countries that were former British colonies are members of the Commonwealth. Select the correct answer using the codes given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है कि कोई भी कंट्री अप्लाई कर सकती है टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ के रिगार्डलेस कि वो ब्रिटिश कॉलोनी थी या नहीं थी, ठीक है। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो रवांडा और मोजाम्बिक जो है वो मेंबर्स बने 2009 एंड 1995 में रिस्पेक्टिवली, एंड दोनों में से कोई भी ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं रही। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है कि यह साथ ही साथ जो ब्रिटिश कॉलोनीज भी रह चुकी हैं फॉर्मर कंट्रीज, वो भी सम ऑफ देम, जिसमें म्यांमार भी इंक्लूडेड है, दे नेवर अप्लाइड फॉर द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप एज वेल। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज है सिर्फ वही कॉमनवेल्थ का पार्ट होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉलपॉक्स एंड मंकीपॉक्स। First, both smallpox and monkeypox diseases are caused by orthopox virus. Second, both diseases spread by person to person transmission.
Select the correct answer using the codes given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है ना वो वायरोला वायरस से स्प्रेड होते हैं, ठीक है, जो कि एक जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। एंड ऑर्थोपॉक्स वायरस की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंगली सिमिलर जीनस जो है जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को आर वायरस, जिसको हम क्या है वैक्सीनिया भी बोलते हैं, मंकी पॉक्स वायरस भी उनमें इंक्लूडेड है, काउपॉक्स वायरस भी इंक्लूडेड है। तो 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर चुके हैं, बट रिसेंटली जब हम देख रहे हैं मंकी पॉक्स जो कि रिजेंबल कर रही है स्मॉल पॉक्स को। सो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती थी, ठीक है, रेस्पिरेटरी तरीके से भी एंड साथ ही साथ इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस स्किन लीजन्स ऑल्सो या स्कैब से भी, जो कि एक अनकॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन था बट होती थी कॉन्टैक्ट इससे। तो जूनोटिक ट्रांसमिशन की बात करें जिसमें मंकी पॉक्स को कंसिडर कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन रेस्पिरेटरी तरीके से भी स्प्रेड होती है, इन्फेक्शियस स्किन यानी कि स्किन में जब लीजन्स या थोड़ा बहुत कट या स्कैब्स भी हो जाते हैं तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकती है। एल्बीट जो है लेस कॉमन है, मीन्स ऑफ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड जो है इसमें होती है। तो जूनोटिक डिजीज में जब हम मंकी पॉक्स को कंसिडर कर रहे हैं एंड स्मॉल पॉक्स को दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, दे बोथ हैव द सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट, क्योंकि दोनों ही रिजेंबल कर रही हैं एक दूसरे को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to Taiwan, consider the following statements. First, China has an annual trade deficit of around 80 billion with Taiwan. Second, Taiwan is not a member of WTO and Asia Pacific Economic Corporation. Which of the given statements above is or are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि चाइना इज ताइवान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और चाइना का जो एनुअल ट्रेड डेफिसिट है अराउंड 80 बिलियन टू 130 बिलियन है इन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो चाइना जो है डिपेंडेंट है ऑन सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन ताइवान इन अ बिग वे, क्योंकि जब हम ताइवान को लेके बात कर रहे हैं तो ताइवान के ऊपर सिर्फ चाइना ही नहीं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डिपेंडेंट, क्योंकि वहां पे सेमीकंडक्टर्स है जो कंप्यूटर्स में यूज होने वाली चिप है। तो ताइवान इज अ हब ऑफ सच प्लेस। सो ताइवान की एरिया या टेरिटरी को लेके इट इज अ बिग इशू विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स एज वेल। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ताइवान मेंबर है WTO का भी एंड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में भी अंडर द नेम ऑफ चाइनीज ताइपाई। हाउएवर ताइवान जो है मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following is or are the benefits associated with the online dispute resolution? First, it can be tailor-made for specific use, case keeping the participants in mind. Second, the ODR यानी कि online dispute resolution will help mitigate litigation risk and provide valuable insights into the problems faced by the consumers. Third, the online dispute resolution can facilitate an enhanced user experience. Select the correct answer using the codes given below. A1 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D1, 2 and 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ऑल ऑफ द अबव, कि जब हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब हम देख रहे थे उसमें था कि इट कैन बी टेलर मेड फॉर स्पेसिफिक यूज, केस कीपिंग द पार्टिसिपेंट्स इन माइंड। तो जब हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडीआर की भी इनफैक्ट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो टेलर मेड इफेक्ट ही है, यानी कि एज पर द चॉइसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो हम अपनी जो पुराने तरीके जो प्रोसेस हमारा एक केस या लॉ सूट में चल रहा होता है वहां पे नहीं जा रहे हैं, एक ऑल्टरनेट मेथड को हम अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि एक लेस कॉम्प्लेक्स, एक लीनियंट मेथड है जिससे आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट इजीली कर सकते हैं। तो इससे कोर्ट का टाइम भी बचता है ना, एंड साथ ही साथ मिटिगेशन जो है इसमें इजी हो जाती है, तो लिटिगेशन का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ वैल्यूएबल इनसाइट्स भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ट्रैक में जो है डिसीजंस दिए जाते हैं। इसके अलावा ये ओडीआर की जब हम बात कर रहे हैं एनहांस यूजर एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक पर्सनल टच जो है हमेशा से रहता है बिटवीन द कंज्यूमर या जो पार्टिसिपेंट या पार्टी है एंड विद दैट ऑफ द पर्सन जो कि इसका डिसीजन देने वाला है। सो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री कंडक्ट्स इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे? A, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, C, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन, D, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्वार्टरली बेसिस पे ना अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट देता है एंड इस असेसमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर पीरियड के बेसिस पे क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑन द सेट बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स जो कि उन्होंने डिटरमिन किए होते हैं। तो डिमांड कंडीशंस हो गई, फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हो गई, प्राइस सिचुएशन, इस सब के बेसिस पे किस हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन से क्वार्टर में कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर रही है, एक यूजफुल इनसाइट जो है इनटू द परफॉर्मेंस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि न्यू स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इज बिटवीन विच टू नेशंस? ए रशिया यूक्रेन, बी चाइना जापान, सी रशिया यूएसए, डी इजराइल पैलेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया एंड यूएसए। तो न्यू स्टार्ट, तो इनिशियली जो है ना सिर्फ स्टार्ट पॉलिसी होती थी, स्टार्ट पॉलिसी यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी होती थी, बट अब हम देख रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट जो है ट्रीटी उसको साइन किया गया है जो कि एक न्यूक्लियर आर्म्स के अंदर रिडक्शन की ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशियन फेडरेशन के बीच में हुई थी। तो इसके इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं 2011 में ये ट्रीटी थी 10 साल के लिए, जिसे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स टिल 2021, बट अब इसे एक्सटेंड करके 5 साल बढ़ा दिया गया है टिल 2026। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following best describes the term Cantillon effect? A, changes in the supply of money in an economy affects the prices of different goods in different proportions. B, a slow rate of recovery with persistent unemployment and stagnant economic growth. C, it shows a relationship between the government spending and the economic performance. D, prices of all goods and services will be affected in proportion to the changes in the supply of money in the economy. So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो कैंटिलॉन इफेक्ट है एक्चुअली में रिचर्ड कैंटिलॉन जो कि एक आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, एज अ काउंटर टू जॉन लॉक की जो क्रूड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, जिसने क्या कहा कि हर एक प्राइस के बेसिस पे या हर अगर हम बात करें कोई भी किसी भी तरह की अगर मनी सप्लाई चेंज होती है तो हर एक गुड्स की जो प्राइसेस है वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। बट वेयर एज जो कैंटिलॉन इफेक्ट है वो ये चीज कह रहा है कि जो सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी है वो डिफरेंट प्राइसेस पे या डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे इफेक्ट कर सकती है, बट एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में, सेम ही प्रोपोर्शन में वो इफेक्ट नहीं करेगी। वो क्यों? क्योंकि जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है इन द मार्केट, है ना, बी इट कोई भी मनी की सप्लाई हो किसी भी सेक्टर में हो, तो उसी सेक्टर के जो लोग हैं उन्हीं को तो बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो जो मनी हम या गवर्नमेंट जो है इंजेक्ट भी कर रही है, वो मनी अगर सप्लाई में आ जाती है, अगर गवर्नमेंट जो उस पैसे को कहीं पे लगाएगी वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही देख के लगाने वाली है ना ऑफ द इकोनॉमी, तो जो लोग हैं जो उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जो है उस चीज से एनरिच होने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो अमाउंट या जो प्रोपोर्शन ऑन विच द प्राइसेस विल वेरी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज। तो जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट हर एक गुड्स पे इक्वली पड़े, इट विल चेंज एट अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। सो इनिशियली थ्योरी क्या थी जॉन लॉक की, कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के हिसाब से कि अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस इंजेक्ट हो रहा है मार्केट में तो हर एक कमोडिटी पे इक्वली इफेक्ट करेगी। इसको कैंसिल आउट करते हुए कहा कि हाँ हो सकता है प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़े, मान रहे हैं हम, बट दैट विल नॉट बी इक्वली बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, क्योंकि जो मनी इन्वेस्ट हुई है या इंजेक्ट हुई है इन द मार्केट इट विल बी डिफरेंट इन द सेक्टर्स। तो जो लोग उस सेक्टर में अगर कह सकते हैं इंटरेस्टेड भी हैं या जो लोग उन सेक्टर से पैसे कमा रहे हैं, ओनली दे विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ओलिविया। First, it is conducted by Wildlife Crime Control Bureau. Second, it aims to protect olive ridley turtles every year when they start nesting along Odisha coast for breeding. Third, it involves around the clock surveillance near the breeding place. Which of the above statements are correct? A1 and 2, B1 and 3, C2 and 3, D all of the above. So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका ऑपरेशन ओलिविया रहता है। तो यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लिखा है, ये नहीं, यहाँ पे हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑपरेशन ओलिविया रहता है जो कि 1980s की स्टार्टिंग में यूज किया गया था। ऑलिव राइडली जो टर्टल्स हैं दे कम टुगेदर अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग। नवंबर से दिसंबर का इनका टाइम पीरियड रहता है ताकि रिजल्ट ऑप्टिमम रहे। तो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस है वो रहती है नवंबर से लेके टिल मई
जो कि यूटिलाइज करते हैं कोस्ट गार्ड एसेट सच एज फास्ट पेट्रोल वेसल से भी, एयर कुशन वेसल से भी, इंटरसेप्टर क्राफ्ट से भी, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से भी, ताकि एनफोर्स किए जा सके लॉज नियर द रूकरीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट ट्रीटी। तो पहले हमने न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात की थी, अब हम स्टार्ट ट्रीटी जो कि ओरिजिनल ट्रीटी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट के इट वाज साइंड इन 1991, द स्टार्ट वन, that is Strategic Arms Reduction Treaty, was a bilateral treaty between the United States and the Soviet Union on the reduction and limitation of strategic offensive arms. Second, the treaty barred its signatories from deploying more than 6,000 nuclear warheads and a total of 1,600 intercontinental ballistic missiles and bombers. Third, the New START treaty limits the number of deployed strategic nuclear warheads to 1,550, which is down nearly 2/3 from the original START treaty. Choose the correct code. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि जो स्टार्ट ओरिजिनल ट्रीटी थी वो 1991 में हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा उसे साइन किया गया था, 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया फर्दर, 10 साल की इसकी सॉरी ड्यूरेशन थी, 5 साल फर्दर से एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो इस ट्रीटी को 31 जुलाई 1991 को साइन किया गया था एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 5 दिसंबर 1994। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है, क्योंकि ओरिजिनली जो साइन किया गया था, जो अमाउंट या नंबर ऑफ वॉरहेड या न्यूक्लियर वेपन्स थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और 1,600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है या बॉम्बर्स जो है उसे लिमिट कर दिया गया था। स्टेटमेंट 3 जो है इसके अकॉर्डिंगली जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, अगर हम बात करें, दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ मिसाइल्स या जो वॉरहेड, जो हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, वो 1600 से 1550 हो चुकी है, विच इज डाउन नियरली 2/3 फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्ट ट्रीटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements with respect to the Commonwealth Games. First, the motto of 2022 Commonwealth Games was "Sport is just the beginning." Second, unlike the Olympics, para-athletes also participated in the same Commonwealth Games, making it the first fully inclusive international multi-sport event. Third, 2022 Commonwealth Games are the first global multi-sport event to have more events for women than men. Choose the correct code. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो मोटो क्या था इस बार का, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड स्टेटमेंट 2, जैसे कि ओलंपिक्स में अलग से हम ओलंपिक्स बात करते हैं, पैरा एथलीट्स जो है ना उनके लिए पैरा ओलंपिक्स अलग से होती हैं, ठीक है, बट जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जब हम बात कर रहे हैं इसमें पैरा एथलीट्स आर ऑल्सो इंक्लूसिव, दैट इज वाई ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट भी है। साथ ही साथ यहाँ पे विमेन के इवेंट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेन, ठीक है, तो मल्टी स्पोर्ट इवेंट जो है इट हैज मोर ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू विमेन देन मेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि porcupine strategy often seen in news is related to which of the following? A, strategy for asymmetrical warfare, B, strategy to avoid the next pandemic, C, strategy to counter illegal trafficking of exotic animals, D, strategy to preserve endangered wildlife species. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। तो ये 2008 में यूएस नेवी के थ्रू जो है या यूएस नेवल वॉर कॉलेज के थ्रू रिसर्च प्रोफेसर जो विलियम एस मरे हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी थी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की। तो नाम से पता लग रहा है कि एसिमेट्री यानी कि हम सिमेट्री वाइज नहीं चलेंगे, हम उसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, है ना, जो हम नॉर्मल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। सो इसका क्या फोकस रहता है कि फोर्टिफाई करें एक स्टेट की वीक पॉइंट के ऊपर, उसी को एक्सप्लॉइट किया जा सके, यानी कि एनिमी की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करे रादर देन उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम उनके वीक पॉइंट को, उनकी जो नर्व्स है उसको पकड़े एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ, है ना। सो इसके अकॉर्डिंगली हम सिमेट्रिकली नहीं चल रहे, हम एसिमेट्रिकली यहाँ पे वॉरफेयर जीतेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following countries borders with the tumultuous region of the West Bank? A, Egypt, B, Syria, C, Jordan, D, Saudi Arabia. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉर्डन। तो यहाँ पे हम मैप में भी देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक कहाँ पे है। वेस्ट बैंक जो है एक लैंडलॉक टेरिटरी है, मेडिटेरेनियन कोस्ट के बिल्कुल पास है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एंड बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन है ऑन द ईस्ट, इजराइल इन द साउथ एंड वेस्ट, साथ ही साथ एंड नॉर्थ में भी इजराइल ही इसके है। तो वेस्ट बैंक जो है इट ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेड सी शोर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।